Good morning, students. Holding companies and subsidiary companies consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनियां एकीकृत वित्तीय विवरण पत्र, ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। ये आप लोगों का न्यू चैप्टर भी है। हम लोग पेपर सेकंड कॉरपोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उसमें आज यह नया चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, यानी सूत्रधारी कंपनी क्या होती है और सहायक कंपनी क्या होती है, ये आप लोगों का मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूत्रधारी कंपनी वो होती है जिसके ऊपर अपनी सहायक कंपनियों का नियंत्रण होता है किसी न किसी प्रकार से। इंग्लिश में बताना चाहती हूँ। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। एक अथवा उससे अधिक कंपनियों के संबंध में सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसकी वे सहायक कंपनियां हैं। यानी कि मेन कंट्रोलिंग यूनिट जो है वो आपकी होल्डिंग कंपनी होती है, जो अपना नियंत्रण किसके ऊपर रखती है, सहायक कंपनियों के ऊपर। लेकिन उसी के साथ साथ वो इन्हीं सहायक कंपनियों से यानी सब्सिडरी कंपनी से कंट्रोल भी होती है। जैसे मैं आपको डेफिनेशन तो नहीं कह सकती, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सब्सिडरी कंपनीज क्या होती हैं, सहायक कंपनियाँ क्या होती हैं। वो कंपनियाँ जो होल्डिंग कंपनी को किसी न किसी प्रकार से उनसे जुड़ी हुई है और उनके कंट्रोल को नियंत्रित करती है। जैसे उनके संचालक मंडल की रचना को नियंत्रित करती है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। या फिर जो सहायक कंपनियां, एक या एक से अधिक सहायक कंपनियां मिलकर आधी से अधिक कुल अंश पूंजी पर कब्जा अथवा नियंत्रण करती है। यानी कि ऐसी कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज वो होती हैं हु होल्ड्स टोटल शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनीज। कुल मिला के बात यह है कि होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडरी कंपनीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इनके एक दूसरे से जो प्रॉफिट्स होते हैं या जो टर्म ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे का इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज का एक दूसरे के में होता है, जैसे कि होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी के शेयर में या सब्सिडरी कंपनी का होल्डिंग कंपनी के शेयर में। नोट्स आपको भेजे जा चुके हैं व्हाट्सएप पे, और मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू थोड़ा इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं कंसोलिडेटेड यानी एकीकृत। यानी कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का दोनों में कुछ हिस्सा होता है, कुछ परसेंट होता है एक दूसरे के इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। तो जब एकीकृत चिट्ठा या एकीकृत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तब किस तरीके से हम इनके ट्रांजैक्शन को और इनके रिलेशन को शो करते हैं। तो आइए देखते हैं हमें क्वेश्चन के थ्रू। The following are the balance sheets of X Limited and Y Limited as at 31st March 2016। बैलेंस शीट आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन पे। अब देखिए X और Y दो कंपनीज हैं यहाँ पे। अब शेयर होल्डर्स दे रखे A के अलग और Y के अलग, इसमें से इश्यूड अलग है, A के अलग है, Y के अलग है। अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 40 लाख की है, और इधर यहाँ पे दे रखी है 25 लाख की। तो यानी कि एक्स लिमिटेड यहाँ पे होल्डिंग कंपनी हो गई और वाई लिमिटेड यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी हो गई, क्योंकि एक्स की होल्डिंग्स ज़्यादा है, एक्स बड़ी कंपनी है। अब इसकी सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, वाई लिमिटेड, 25 लाख की। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वाई ने एक्स में कितना इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये जो 25 लाख रुपए हैं वाई लिमिटेड के, ये कहाँ से आए हैं, एक्स लिमिटेड से। यानी एक्स लिमिटेड का जो 40 लाख, ये 40 लाख जो कैपिटल है यहाँ पे, उसमें 25 लाख किसकी है, वाई लिमिटेड की। दैट मीन्स परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर 80% होल्डिंग है। यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 40 आप करेंगे तो आप ये जानेंगे कि 80% जो है वो एक्स लिमिटेड में वाई लिमिटेड का हिस्सा है। उसी तरीके से P&L अकाउंट देखिए आगे। नेक्स्ट, डिबेंचर्स दोनों कंपनीज के अलग अलग हैं, 25 लाख 16 लाख। करंट लायबिलिटीज़ भी दोनों की अलग अलग है, 30 लाख 7 लाख। एसेट्स की हम बात करें तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है हमारे 65 लाख और वाई कंपनी के हैं 30 लाख। नॉन करंट की बात करें, अब देखिए आप यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़िएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 2 लाख इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड, इट कॉस्ट परचेज ऑन 31 मार्च 2016। यानी कि नॉन करंट किसके हैं, ये एक्स में है, एक्स लिमिटेड
वाई लिमिटेड ने परचेज़ किए हैं किसके, एक्स लिमिटेड के। तो एक्स लिमिटेड में कितने हमारे पास 2 लाख के शेयर हैं, 21,60,000 रुपये के। स्टॉक डेटर कैश यहाँ पे सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे वाई ने इन्वेस्ट कर रखा है किसमें, एक्स लिमिटेड के शेयर्स में। ठीक है। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं। कितने, 2 लाख शेयर्स वाई लिमिटेड के परचेज़ किए हैं किसने, एक्स लिमिटेड ने। तो एक्स यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है और वाई उसकी सहायक कंपनी यानी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। अब देखिए, ये थ्योरी आपको दिख रही है। ये थ्योरी पढ़ने से बात समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये जो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड है, एक्स यहाँ पे होल्डिंग कंपनी हो गई है और वाई यहाँ पे उसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई है। तो ये जो एक्स लिमिटेड है, इसमें वाई लिमिटेड का कुछ हिस्सा है जो कि मैंने आपको बताया भी 80% है। फिर 20% बच जाता है जो किसका है, बाकी दूसरे शेयर होल्डर्स का, वाई लिमिटेड को छोड़ के। तो कितने शेयर बचे ऐसे, 20%। तो ये 20% क्या कहलाते हैं, आपके मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मिनॉरिटी अल्पमत अंशधारी। क्या कहलाते हैं, अल्पमत अंशधारी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। क्योंकि ये नंबर में मेजॉरिटी में कम होते हैं, इसलिए इनको अल्पमत बोला गया है या मिनॉरिटी बोला गया है। क्योंकि एक्स लिमिटेड में जो मेजर होल्डिंग है वो है वाई लिमिटेड की, और जो बचे 20% वो हैं आपके अल्पमत वाले, अल्पमत अंशधारी या मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स। इनको आपको जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे या एकीकृत वित्तीय विवरण पत्र किसी भी फॉर्म में, पीएनएल या बैलेंस शीट के फॉर्म में बनाएंगे, यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो आपको इनके हित को, अल्पमत अंशधारियों के हित को अलग से दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप जो एक्स लिमिटेड का बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो उसमें आप वाई लिमिटेड का 80% तो कम कंसिडर करेंगे ही, साथ में 20% जो मिनॉरिटी वालों का, जो बाकी अंशधारियों क्या है, वो भी आप इसी नाम से, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, अल्पमत अंशधारियों का हित, इस नाम से उसको आप शो करेंगे। तो अब ये थ्योरी मैं आपको समझाती हूँ। ये थ्योरी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। ये बनाई हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ग्रुप एज एट 31 मार्च 2016। अब यहाँ पे मेन कंपनी तो एक्स लिमिटेड हो गई, उसकी सहायक कंपनी यहाँ पे वाई लिमिटेड होगी। तो जब हम शेयर कैपिटल्स लेंगे, शेयर होल्डर्स फंड लेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स लिमिटेड का आया। अब हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम एक्स का अलग से जोड़ देंगे, वाई का अलग से जोड़ देंगे। एक ही कंपनी यहाँ पर एक ही है, एक्स लिमिटेड, उसी के अंदर होल्डिंग किसकी है, वाई की है और बाकी लोगों की है। तो यहाँ पर जो मेन हम जो दिखाएंगे कैपिटल, तो यहाँ पे आपकी 4 लाख रुपए ही रहेगी, 40 लाख रुपए, सॉरी 40 लाख रुपए ही रहेगी। अब इसमें आप देखिए पीएनएल अकाउंट आ गया 5 लाख का, क्योंकि एक्स लिमिटेड को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें वाई लिमिटेड का भी हिस्सा है, तो वो इसी के अंदर शो हो जाएगा। 5 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ गया, जो कि आपके पहले बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पे दे रखा था। ये देखिए यहाँ पे 40 लाख की कैपिटल और 5 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट जो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आपकी ये वाली साइड कंप्लीट हुई। अब देखिए आगे, इसके बाद हमें लिखना होता है मिनॉरिटीज़ इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिनॉरिटीज़ इंटरेस्ट, जिसकी मैंने अभी बात करी थी, कितना है, 5,40,000 रुपये। तो अब ये किस तरीके से कैलकुलेट किया है मैं आपको बताती हूँ। एक्स लिमिटेड द्वारा वाई लिमिटेड के 31 मार्च 2016 को 80% इक्विटी अंश अर्थात 2,50,000 इक्विटी अंशों में 2 लाख इक्विटी अंश अधिग्रहित किए गए। ठीक है, यहाँ पे ये अमाउंट कैसे आया, ये क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में गिवन था कि 2 लाख अधिमान अंशों का यहाँ पे अधिग्रहण हुआ है 31 मार्च को। वाई लिमिटेड के पास कितने शेयर थे, 2.5 लाख के, 2.5 लाख के शेयर थे। 2.5 लाख में से 2 लाख शेयर तो किसके हैं, एक्स लिमिटेड के। फिर आपको एक बार बताना चाहूँगी, मैं बैलेंस शीट की तरफ लेके चलती हूँ आपको। क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट थी, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाई लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर है वो है यहाँ पे 25 लाख रुपए। ये देखिए आप, ये 25 लाख रुपए आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये 25 लाख रुपए यहाँ पे। तो अब इसमें से 2 लाख रुपए, ये 25 लाख रुपए यहाँ पे हो गए। 25 लाख 10 रुपये का एक शेयर, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए, 2.5 लाख रुपए। अब इस 2.5 लाख में से 2 लाख शेयर वाई लिमिटेड में किसके हैं, एक्स लिमिटेड के। उस किसने खरीद रखे हैं, ये एक्स लिमिटेड ने खरीद रखे हैं। वाई लिमिटेड के 2.5 लाख में से 2 लाख शेयर किसने खरीद रखे हैं, ये एक्स लिमिटेड ने, तो उसके पास है यहाँ पे। तो बचा कितना यहाँ पे,
20%। तो ये जो 20% है ये किसका है? अल्पमत अंशधारियों का, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब कितना हिस्सा है इनका? अब इन शेयर होल्डर्स का हिस्सा इस कंपनी की, वाई कंपनी की संपत्तियों में कितना है, ये जानने के लिए हमें पहले शुद्ध संपत्ति निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट जो है वो संपत्तियों के ऊपर दर्शाया जाएगा कि इन संपत्ति पे इन अल्पमत अंशधारियों का कितना हिस्सा है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट एसेट निकालनी पड़ेगी, शुद्ध संपत्ति यानी 27 लाख की। ये कैसे आई? यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास, मैं अभी आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगी, कितनी है आपके पास संपत्तियाँ? 50 लाख की। उसमें से आपने आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दी, 50 लाख में से 23 लाख रुपए, तो आपके पास कितने आ गए? 27 लाख। तो 27 लाख का जो 20% है वो आपका मिनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो बात करी हमने वाई लिमिटेड की। अब मैं एक्स लिमिटेड की बात करूँगी। तो एक्स लिमिटेड की नेट एसेट्स यहाँ पे कितनी आएगी? 21,60,000, क्योंकि हम बैलेंस शीट जो बना रहे हैं वो कंसोलिडेटेड बना रहे हैं। कंसोलिडेटेड में एक्स की अगर मैं बात करूँ, एक्स की नेट एसेट्स की जो 21,60,000 आएगी, जो कि एक्स की किसके पास है? वाई वाली किसके पास है? 21,60,000 की एक्स के पास, जो मैं बैलेंस शीट में भी आपको अमाउंट दिखाती हूँ। तो उसका हम 20% लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5,40,000। एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ। मिनॉरिटी शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है वो उसकी नेट एसेट्स के ऊपर होता है। तो यहाँ पे हम वाई लिमिटेड की मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। तो जो वाई कंपनी है उन्होंने यहाँ पे एक्स कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो एक्स कंपनी जो है, एक्स लिमिटेड की जो 80% भाग शुद्ध संपत्ति 21,60,000, जो कि बैलेंस शीट में हमें क्लियरली मेंशन था, उसका अगर हम 20% लेंगे, यानी 21,60,000 का 20% लेंगे, तो शुद्ध संपत्तियाँ कितनी आएंगी आपकी? 5,40,000। ये 20% है किसका? नेट एसेट्स, जो कि है 21,60,000 की वाई लिमिटेड की, जो कि किसने खरीद रखी है? एक्स लिमिटेड ने खरीद रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, बैलेंस शीट में आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पे, देखिए 21,60,000। ये वो संपत्ति है जो एक्स लिमिटेड ने खरीद रखी है वाई लिमिटेड की। 20% इसका निकालेंगे तो हम यहाँ पे 5,40,000 आ जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स निकाल लिया। आगे मैं आपको रीड आउट करके बताना चाहती हूँ। यहाँ से पढ़िए आप लोग। सूत्रधारी कंपनी एक्स लिमिटेड के क्रय किए गए अंशों के मूल्य उन अंशों के हिस्से की शुद्ध संपत्तियों के ठीक बराबर चुकाया है। इसलिए एकीकृत चिट्ठी में दर्शाने के लिए कोई ख्याति अथवा पूंजीगत संचय की राशि नहीं है। यहाँ पे कोई ना तो गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व है। एक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए एकीकृत चिट्ठी में सहायक कंपनी वाई लिमिटेड की संपत्तियों एवं दायित्वों को शामिल कर दर्शाया गया है तथा अल्पमत अंशधारियों के हिस्से के बराबर की शुद्ध संपत्ति की राशि को अल्पमत अंशधारियों का हित, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट नाम से पृथक से दर्शाया गया है। सूत्रधारी कंपनी एक्स लिमिटेड के चिट्ठे में दर्शाए इससे सहायक कंपनी को इक्विटी अंशों में विनियोग के, क्योंकि ये एक कंपनी जो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है, यानी वाई लिमिटेड के जो शेयर्स एक्स ने खरीदे हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे आपके। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, कैपिटल और P&L अकाउंट वाला। मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट हमने 5,40,000 कैलकुलेट किया है। किस तरीके से कि आपको बताया मैंने, क्योंकि अल्पमत अंशधारियों का केवल 20% हिस्सा ही है, वो भी शुद्ध संपत्ति के ऊपर। तो वाई की एक्स में जो शुद्ध संपत्ति है एक्स की वाई के ऊपर वो है 21,60,000, उसका 20% हमने यहाँ पे ले लिया। डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी है, ये बाहरी दायित्व है। होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का आंतरिक लायबिलिटी यानी इंटरनल लायबिलिटी जिसको हम बोलेंगे या कंट्रोल हम बोलेंगे, उसमें हिस्सेदारी रहती है। आउटर लायबिलिटीज़ तो दोनों की, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो हैं दोनों की अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों का ऐड करके लिख दिया। 30 लाख तो एक्स का और 7 लाख वाई का, 25 लाख और 16 लाख डिबेंचर्स का हमने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया। क्रेडिटर्स दोनों के, एक के 30 लाख एक के 7 लाख, तो हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स भी, क्योंकि ये भी आउटसाइड लायबिलिटी, तो हमने इनका ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। अब हम आएंगे एसेट साइड पे। एसेट्स के इक्विपमेंट टोटल हमने लिख दी यहाँ पे 65 + 30 95 लाख। ये अमाउंट जो है हम बैलेंस शीट में से देख रहे हैं। उसके बाद क्योंकि कंसोलिडेटेड है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट का है
वाई के ऊपर एक्स का वो 21,60,000 का वो हम यहाँ शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम कंसोलिडेटेड यानी एकीकृत बना रहे हैं, दोनों का मिला के बना रहे हैं। उसके बाद स्टॉक क्रेडिटर एंड कैश आता है, इसमें भी हम 13,40,000 और 20 लाख को हम मिला के यहाँ पे 33,40,000 लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल सेम आ जाएगा, 1,28,40,000। एक बार मैं फिर आपको ये वाली बैलेंस शीट दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो करंट लायबिलिटीज़ है हमने ऐड करके लिखी है 25 + 16, यहाँ पे करंट लायबिलिटी 30 + 7। उसी तरीके से फिक्स्ड एसेट्स हमने 65 + 30 करके लिखी है। ये अब नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जो एकीकृत बना रहे हैं उसमें हमें इसकी ये इन्वेस्टमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो डेटर्स का कैश और बैंक का था, ये हमने 13,40,000 + 20 लाख हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया है। इस तरीके से आप कंसोलिडेटेड बनाएंगे, जिसमें आपको जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं उनको तो ऐड करके शो कर देना है, लेकिन जो इंटरनल जो मामले हैं, जो इंटरनल लायबिलिटी जो है, जैसे कि शेयर्स की, रिजर्व एंड सरप्लस का जो प्रॉफिट है, वो सब आपको केवल होल्डिंग कंपनी का ही यहाँ पे मेंशन करना है। मिनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कि मिनॉरिटी की होल्डिंग कंपनी के अंदर जो सब्सिडरी कंपनी है उसका कितना हिस्सा है। फिर जब आप वो परसेंटेज अलग कर लेंगे तो आपको नेट एसेट निकाल के वो परसेंटेज अप्लाई करके मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ है। थ्योरी इसकी थोड़ी रीड करिएगा, आपको समझ में आएगा। टिपिकल नहीं है, समझाने में थोड़ा टिपिकल आपको समझने में सुन के लग सकता है, लेकिन जब आप इसे खुद पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे तब आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इसके आगे की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।